नमस्कार साथियों, मैं शिवाकांत। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि तुर्क और अरब आक्रमण कैसे हुए, गौरी कैसे आया, गजनवी कैसे आया। अब हम बात करेंगे उनके साथ के, उनके दरबार के कुछ लेखकों को। सबसे पहला जो नाम है अलबरूनी। अलबरूनी जो है अरबी भाषा में इसकी जो किताब है किताबुल हिंद, तत्कालीन इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत इसमें भारतीय भूगोल है, विज्ञान है, गणित है, इतिहास है, खगोल विज्ञान और दर्शन सहित कई सारी किताबें हैं। इसको हम जो 11वीं शताब्दी है उसका, उस समय का भारतीय समाज का दर्पण के नाम से भी कह सकते हैं। अलबरूनी जो एकमात्र ऐसा लेखक है जिसने पुराणों का बहुत विस्तृत और गहन अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान है। महमूद ख्वारिज्म अभियान में अलबरूनी जो है, अलबरूनी को भारत लाया गया था। अलबरूनी का जो उपनाम है ये अबू रिहान मोहम्मद है। किताबुल हिंद का जब हिंदी अनुवाद जो उसने किया उनका नाम रजनीकांत शर्मा। और एडवर्ड सजाऊ ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया। अलबरूनी धर्मनिरपेक्ष लेखक बिल्कुल नहीं है। उसका जो ग्रंथ है उस समय के जीवित भारत से प्रभावित है। अलबरूनी के अनुसार भारत में चतुर्वर्ण जो व्यवस्था है, व्यवस्था के नीचे भी 8 अन्यत्र थे, जिनमें धोबी का जिक्र करता है, मोची का, कुम्हार का, जादूगर, नाविक, मछुआरा, ये सब शामिल हैं। अलबरूनी भारत में प्रचलित विभिन्न लिपियों की भी चर्चा करता है अपनी किताब में। सिद्ध मातृका सर्वाधिक लोकप्रिय जो उस समय की लिपि थी, जो कश्मीर, वाराणसी और कन्नौज में फेमस थी। इसे बेछुपी लिपि के नाम से भी लिपि जो थी वो बौद्धों की उस समय की प्रसिद्ध लिपि थी। इसके अलावा जो बहुत फेमस लेखक हुआ फिरदौसी। फिरदौसी को महमूद ने प्रत्येक छंद की रचना के लिए एक सोने की मोहर देने का वादा किया था कि मतलब आप हमारे बारे में एक भी छंद लिखेंगे तो हम आपको एक स्वर्ण मुद्रा देंगे। किंतु बाद में क्या हुआ, जब पूरी किताब उसने कई सारे छंदों का संग्रह किया तो फिरदौसी को जब वो दरबार में पहुंचा तो महमूद गजनवी ने उसे उस सोने के देने से इनकार कर दिया और उसे अपमानित किया, जिस कारण से फिरदौसी ने आत्महत्या कर ली। फारसी में फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की। और फिरदौसी के जो फिरदौसी है इसको पूर्व का होमर कहा जाता है। होमर ब्रिटेन का बहुत अच्छा लेखक है, या फारसी का होमर भी कह सकते हो इसको आप। इसके बाद में उत्बी जो है, उत्बी ने या तारीख यामनी की रचना की। इसे किताबुल यामनी के नाम से भी जाना जाता है, या अरबी भाषा में लिखी गई। और उत्बी महमूद का जो सेक्रेटरी था यानी सचिव था। इसके बाद में बेहाकी है। सुबुक्तगीन के दरबारी कवि बेहाकी था, जिसने तारीख ये सुब्तगीन की रचना की। और बेहाकी जो था महमूद गजनवी के दरबार में रहता था। बेहाकी को लेनपोले ने पूर्व का पेप्स कहा है, पूर्व के पेप्स की उपाधि दी है, यानी फारस का पेप्स कहा है। इसके बाद में जो इसका प्रभाव कैसे पड़ा, जो गजनवी जब भारत पर आक्रमण किया तो इसका जो प्रभाव है और इसके परिणाम क्या हुए। तो जब महमूद ने आक्रमण किया उत्तर और पश्चिम भारत की राजनीतिक संरचना को इसने हिला कर रख दिया। जब खैबर दर्रा से भारत में इसने प्रवेश किया था, हमेशा के लिए विदेशियों के हाथों में चला गया। हाथों में चला गया। भारतीयों में आपसी फूट और सैन्य जो जो भारत था ये हमेशा के लिए इसी आक्रमण से विदेशियों के हाथों में चला गया। और जो भारतीयों में आपसी फूट, सैन्य कमजोरी प्रकट होने लगी। भारी मात्रा में धन संपदा लूट व नरसंहार भी होने लगा। गजनवी के आक्रमणों के फलस्वरूप क्या हुआ, लाहौर शहर जो है फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया। और महमूद के आक्रमणों का स्थायी परिणाम यह हुआ कि पंजाब तुर्कों के नियंत्रण में चला गया। महमूद के आक्रमणों जो है तुर्कों के द्वारा जो विशेष प्रकार का धनुष काम में लाया जाता था उसे फारसी में नावक कहते थे। तुर्कों जो गजनवी के दरबार में कवि फारूकी ने गजनवी द्वारा लाहौर में बनवाए गए निगार खाना का उल्लेख किया है। इसे गजनवी का रूप चित्र या पोर्ट्रेट मतलब व्यक्ति चित्र के नाम से जानते हैं। मोहम्मद हबीब ने उत्तर भारत में जो तुर्कों की विजय है इसको नगरीय क्रांति कहा है।
थोड़ा सोमनाथ के जो पुनर्निर्माण का इतिहास है कि महमूद द्वारा ये ध्वस्त किया गया था सोमनाथ मंदिर जो शिव का। इसका पुनर्निर्माण 1026 में चालुक्य शासक भीम प्रथम ने किया और 1169 ईस्वी में कुमारपाल ने इसको फिर से कराया इसका निर्माण। और फिर इसको बाद में 1297 में अलफ खान ने, अहमद शाह ने 1314 में, शम्स खां ने 1318 में, मुजफ्फर खां द्वितीय ने 1394 में, ततार खां ने 1520 में, औरंगजेब ने 1669 में इसको फिर से तोड़ा। उसके बाद में अहिल्याबाई होलकर ने 1765 में इसका पुनर्निर्माण कराया। और सबसे अंतिम जो इसका अंतिम बार पुनर्निर्माण हुआ 1950 के समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। फिर जो महमूद की जो सबसे बड़ी दुर्बलता थी उसका कुशल शासन, कुशल जो था प्रबंधक जो था वो कुशल ना था। तुर्की शासन व्यवस्था में जो इसकी थी पूरी जनजातीय संगठन पर आधारित थी। महमूद को बुत सिकन यानी मूर्ति भंजक कहा जाता है। लाहौर में गजनवी वंश का अंतिम शासक जो था वो खुसरो मलिक था, जिसे मोहम्मद गौरी ने कैद बनाकर 1192 में मार दिया था। मोहम्मद गौरी जिसका पूरा नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम था। मोहम्मद गौरी का केंद्र उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान का एरिया था। मोहम्मद गौरी संसबनी वंश का था। पहले गौरी वंश के लोग बौद्ध के मतावलंबी माने जाते हैं और 1155 ईस्वी में गौर के अलाउद्दीन हुसैन ने गजनी पर आक्रमण कर उसे बुरी तरीके से लूटा और पूर्णतया जलाकर उसको नष्ट कर दिया। इसीलिए उसका नाम जहां सोच यानी विश्व को जलाने वाला पड़ गया। 1163 ईस्वी में अलाउद्दीन हुसैन का चचेरा भाई गियासुद्दीन गौर जो शासक बना और उसके बाद में गियासुद्दीन का छोटा भाई शिहाबुद्दीन था, जिसने 1173 ईस्वी में गजनी को जीता था। गौरी का नाम शिहाबुद्दीन यानी धर्म का ज्वलंत लक्षण भी था। गौरी जो था ये स्वतंत्र शासक होते हुए भी स्वयं को अपने बड़े भाई गियासुद्दीन के अधीन मानता था। 1203 ईस्वी में गयासुद्दीन की मृत्यु के पश्चात गौरी ने स्वतंत्र शासक के रूप में मुइजुद्दीन की उपाधि धारण की और जो मिनहाज है उसकी तबकात ये नासरी में गौरी के भारत विजय का जो पूरा विवरण उपलब्ध है। गौरी के भारत पर आक्रमण का जो है कारण क्या था? साम्राज्य की स्थापना करना था, इस्लाम का प्रचार था, धन प्राप्ति था और बड़े भाई गियासुद्दीन से हुआ समझौता कि पूर्व की ओर वह साम्राज्य विस्तार करेगा। गौरी के आक्रमण के समय उत्तर पश्चिम में 3 स्वतंत्र मुस्लिम राज्य थे। लाहौर में खुसरो शाह, मुल्तान में कर्मा थी और सिंध में सुमरा वंश। जो गौरी था ये गोमल दर्रे से भारत आया था और संसवनी वंश मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। यह करमाथी मुसलमान यहाँ शासन कर रहे थे। 1178 में गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। मूलराज द्वितीय के हाथों में माउंट आबू के युद्ध में ये पराजित हुआ और यह भारत में मोहम्मद गौरी की पहली विजय थी। इस युद्ध का जो नेतृत्व था मूलराज द्वितीय की विधवा माँ नायिका देवी ने किया था। और जो 1178 में मूलराज द्वितीय की मृत्यु के बाद भीम द्वितीय शासक बना। 1179 में गौरी ने गजनी वंश यानी यामिनी वंश में भारत के अंतिम शासक खुसरो शाह को परास्त कर लाहौर को जीत लिया। इस अभियान के समय जम्मू के राजा विजय देव ने गौरी की सहयोग दिया था। 1188 में गौरी का भटिंडा अभियान हुआ। भटिंडा अभियान एवं तवर हिंद के किले को जीता। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 का प्रमुख कारण था। 1191 में जो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध जो थानेश्वर के पास में पड़ता है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय राय पिथौरा के जो राजा थे ने गौरी को परास्त किया था तराइन के प्रथम युद्ध में। तराइन के दूसरे युद्ध से पहले मोहम्मद गौरी ने
किवाम उल मुल्क नामक दूत को पृथ्वीराज चौहान के पास गौरी की अधीनता स्वीकार करने के लिए भेजा था। तराइन के दूसरे युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान जो थे मोहम्मद गौरी से पराजित हुए, और पृथ्वीराज चौहान का जो सेनापति खांडे राव था, जिसने तराइन के युद्ध का नेतृत्व किया था। हसन निजामी ने ताजुल मासिर में लिखा है कि पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर ले जाया गया, जहां उसने गौरी के अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया। हसन निजामी इस कथन की पुष्टि संस्कृत ग्रंथ किसल विधि मसास से होती है। पृथ्वीराज तृतीय के कुछ सिक्कों पर भी के पृष्ठभाग पर श्री मोहम्मद शाम लिखा होना भी यह सिद्ध करता है। मिनहाज के अनुसार पृथ्वीराज की मृत्यु सिरसा में हुई थी। चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासों में के अनुसार पृथ्वीराज को कैद कर गजनी ले जाया गया और वहां गौरी की हत्या के अपराध में उसका वध कर दिया गया। तराइन का दूसरा युद्ध भारतीय इतिहास का निर्णायक युद्ध हुआ और इस युद्ध में के बाद उत्तर भारत में तुर्की स्थापना हुई। गौरी का आक्रमण के समय कन्नौज गढ़वाल का शासक था। पूरी जो गढ़वाल के जो सिक्के थे इनमें लक्ष्मी का चिन्ह था और नागरी लिपि में लिखा गया था। इसके अलावा अब दिल्ली जो थी 11वीं शताब्दी में, इसमें दिल्ली में अनंगपाल तोमर का शासन था। पृथ्वीराज रासों में इसे दिल्ली को ढिल्ली या ढिल्लिस कहा जाता था। 1276 के पालम बावली अभिलेख में दिल्ली का एक और नाम योगनीपुर भी मिलता है। दिल्ली 1193 में भारत का जो गौरी साम्राज्य था ये की राजधानी बनी, और इसके पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ को दिल्ली की राजधानी बनाया। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत को विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। धन्यवाद।